हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टाइजू भी उस सोल मास्टर की मदद करने के लिए रेडी हो गया था, जो देखकर उस सोल मास्टर ने भी खुश होते हुए अपनी टेलीपोर्टेशन एरो को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ उस कोफिन मास्टर ने भी बाइस उस मूर्ति के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो मूर्ति अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ उस जगह को टूटते हुए देखकर वो ओल्ड मास्टर टाइजू से कहता है, तुम जल्दी से इस टेलीपोर्टेशन पोर्टल से होते हुए मेरे भाई के सेट जाकर उसे मेरा लेटर दे देना, तब तक मैं इस कोफिन मास्टर को रोकता हूँ। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर उस कोफिन मास्टर को रोकने के लिए उस मूर्ति से बाहर आ गया था। वहीं टाइजू भी डम को लेकर उस पोर्टल के अंदर चला गया था और उसी के साथ वो मूर्ति भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। अगले सीन में हमें ओल्ड मास्टर के भाई के सेट का सीन दिखाया जाता है, जिसका नाम इन सेट था। और इस सेट के लोग भी कोफिन को ही अपने स्पिरिट वेपन के तौर पर यूज करते थे। और तभी देखते ही देखते इन सेट की टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, जिससे उन्हीं के सेट की एक अलग ब्रांच का डिसेबल बाहर आता है, जिसे देखकर वहाँ पे बैठे एक एल्डर उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो। जिसपे वो लड़का उस एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं इन सेट की ब्रांच लीसेंट से आया हूँ और मैं यहाँ पे अपना एडवांस टेस्ट देने के लिए आया हूँ। उस डिसेबल की ये बात सुनकर वो एल्डर भी उसे एग्जाम वाले एरिया की तरफ भेज देता है और उस डिसेबल के वहाँ से जाते ही वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक बार फिर से एक्टिवेट होने लगती है, जो देखकर उस एल्डर को भी एक झटका लगता है, क्योंकि उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से जो ऑरा निकल रहा था वो उसी ओल्ड मास्टर का ही था। इसलिए उन सभी को ऐसा लगने लगा था जैसे ओल्ड मास्टर ही खुद यहाँ आ रहे हैं। और ये सोचकर वो सभी उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए थे। इवन वो सभी लोग उनके सामने झुकते हुए उन्हें ग्रीट भी करने लगे थे। लेकिन जब उस फॉर्मेशन से टाइजू और डम बाहर आते हैं तो वो सभी लोग भी चूक गए थे। और टाइजू उनसे कहता है कि मैं जल्द से जल्द आपके सेक्ट लीडर से मिलना चाहता हूँ, हमें यहाँ पे ओल्ड मास्टर ने कोई बहुत ही जरूरी बात बताने के लिए भेजा है। और अभी वो एल्डर्स टाइजू को कुछ कह पाते उससे पहले ही सेक्ट लीडर भी वहाँ आ गया था, जिसे देखकर वो सभी एल्डर्स अपने सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हैं। वहीं सेक्ट लीडर टाइजू और डम दोनों को काफी खुश से देख रहा था, जिसके बाद वो उन दोनों को अपने मेंशन के मेन हॉल के अंदर ले आता है और वहाँ बैठकर वो अपनी पावर का यूज करते हुए टाइजू और डम की स्पिरिचुअल पावर को चेक करता है। जिसके बाद वो कॉल टून में टाइजू का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहता है, मिस्टर टाइजू, शुक्रिया आपका कि आपने मेरे भाई के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया और मुझे इस बारे में बताने का कि मेरे भाई वू यू के साथ क्या क्या हो रहा है। लेकिन इस सब के अलावा मेरे भाई ने अपने लेटर में एक और भी रिक्वेस्ट की थी कि तुम मेरे सेट को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो, क्या वाकई तुम मेरे सेट को ज्वाइन करना चाहते हो। सेक्ट लीडर की ये बात सुनकर टाइजू सोचते हुए अपने मन में कहता है कि ये जगह अभी मेरी ट्रेनिंग के लिए सबसे बेस्ट और सेफ जगह है, इसलिए मुझे इस चांस को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और ये सब सोचकर टाइजू भी सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हुए कहता है, यस मास्टर, मैं आपके सेट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जिस पे वो सेक्ट लीडर टाइजू से कहता है, क्योंकि तुम मेरे भाई मास्टर वू यू को जानने वाले हो तो मैं भी तुम्हें अपने सेट में शामिल करने के लिए रेडी हूँ। आपसे तुम भी मेरे इन सेट के सेकंड जनरेशन की डिसेबल हो, लेकिन तुम्हारे इस साथी को भी मैं अपने पास ही रखना चाहूंगा, क्योंकि ये ओल्ड मास्टर वू यू के काफी क्लोज था, तो इसलिए मैं इसे अपना पर्सनल डिसेबल बनाना चाहता हूँ। और ये कहकर वो टाइजू को अपने क्लैन के एक टोकन देते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, जो देखकर टाइजू भी डम को इशारा करते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगा था। लेकिन वहाँ से जाते हुए टाइजू खुद से ही कहता है कि ये पर्सन ये जानने के बाद भी कि इसका भाई खतरे में है, फिर भी ये बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। मुझे लगता है ओल्ड मास्टर वू यू किसी गलत पर्सन के ऊपर भरोसा कर बैठे हैं, क्योंकि इसको देखते हुए मुझे कहीं से भी ऐसे नहीं लग रहा कि ये ओल्ड मास्टर वू यू की जरा सी भी मदद करेगा। और इन बातों के दौरान ही उस सेक्ट लीडर ने डम को भी अपने पास बुला लिया था। उसके बाद इन सेट के एक एल्डर टाइजू को उसकी रूम की तरफ ले जाता है और वो एल्डर टाइजू को हार्ड प्रैक्टिस करने का कहकर वहाँ से चला गया था। और उस एल्डर के जाने के बाद जब टाइजू उस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक करता है तो उस जगह की इन स्पिरिचुअल एनर्जी अर्थ लेवल की थी, जो कि उस मूर्ति वाली जगह से भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल थी। जो देखकर टाइजू कहता है, तो इसका मतलब है ओल्ड मास्टर वू यू झूठ नहीं बोल रहा था, ये वाकई मेरी ट्रेनिंग के लिए बेस्ट जगह है। वहीं दूसरी तरफ हमें दोबारा इन सेट के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेक्ट लीडर ने डम को मार दिया था और उसके बाद वो अपनी डार्क पावर का यूज करके वहाँ पे एक डीमन कल्टीवेटर को बुलाता है, जो बाहर आते ही नाइट से कहता है कि तुम्हारा भाई तो वाकई बहुत ज्यादा फास्ट है। इससे पहले कि लॉर्ड जी उसे पकड़ पाते उससे पहले ही वो वहाँ से भाग गया था। लॉर्ड जी यानी वही कोफिन मास्टर। इसका मतलब था कि ओल्ड मास्टर वू यू एक बार फिर से उस कोफिन मास्टर यानी लॉर्ड जी को चकमा देकर भाग गया था। और ये कहकर वो डीमन कल्टीवेटर नाइट से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारा भाई इतना ज्यादा बेवकूफ है कि वो अपनी जान के दुश्मन से ही मदद मांग रहा है। अब की बार मैं खुद उसे एक ऐसे ट्रैप में फंसाऊंगा कि वो दोबारा हमसे नहीं बच पाएगा। और अब तो हमें ये भी एडवांटेज है कि हम लोग ये बात जानते हैं कि तुम्हारा वो भाई अभी कहाँ पे है। और ये कहकर वो डीमन कल्टीवेटर सेक्ट लीडर नाइट से कहता है कि अब तुम जानते हो कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तो फिर तुम लॉर्ड जी की मदद क्यों नहीं करते, तुम्हें तो अभी के भी जाकर लॉर्ड जी की मदद करनी चाहिए। जिसपे नाइट भी गुस्से से उस डीमन कल्टीवेटर से कहता है, राक्षसा, तुमने अभी तक मुझ पे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं पाया, इसलिए अभी तुम मुझे किसी भी बात का ऑर्डर नहीं दे सकते। जिसपे वो डीमन कल्टीवेटर हंसते हुए उससे कहता है कि वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है जब तुम दोनों भाई मेरे और लॉर्ड जी के पपिट हो गए, और तुम लोगों को तो हमारा पपिट बनने के लिए खुद के ऊपर गर्व होना चाहिए। और ये कहकर वो डम की बॉडी को देखते हुए कहता है कि ये बॉडी भी तुम्हारे पपिट बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर तुमने इसके ऊपर भी पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया तो ये बॉडी भी आगे चलकर तुम्हारे काफी काम आएगी। और हाँ, तुम उस लड़के टाइजू को क्या करने वाले हो गाइस, अब से हम अपने हीरो टाइजू को उसके ओरिजिनल नेम वांग लिन से ही बुलाएंगे। उस डीमन कल्टीवेटर की ये बात सुनकर नाइट उससे कहता है कि मुझे उस लड़के वांग की ज्यादा फिक्र नहीं है, और वैसे भी कुछ ही दिनों में बैटलफील्ड का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, वो लड़का वांग तो उसी में ही मारा जाएगा। जिसपे वो डीमन कल्टीवेटर कहता है कि इस बार इमेसरी वो कंपटीशन आउटर एरिया में करवाने वाला है और मुझे उसमें पार्टिसिपेट लेने के लिए
लिए 3 पावरफुल सोल बॉडीज की जरूरत पड़ेगी, और अगर मैंने एक बार 3 पावरफुल सोल की पावर्स को ऑब्जर्व कर लिया तो उसके बाद मैं अपनी फाइनल डिवोरिंग की तरफ बढ़ पाऊंगा, यानी उसके बाद अगला नंबर तुम्हारा होगा। और अभी वो डीमन कल्टीवेटर ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक एक आउटर एरिया के पैलेस से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था, जो कि इस कॉन्टिनेंट के सभी छोटे बड़े क्लैंस के लिए एक पैगाम था कि बैटलफील्ड कंपटीशन बस स्टार्ट होने ही वाला है। और इस पैगाम को देखकर सभी क्लैंस के लीडर उसी आउटर पैलेस की तरफ बढ़ने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन ने भी काफी हद तक अपनी टेक्निक को पूरा कर लिया था। अब उस टेक्निक की सिर्फ 2 लेयर्स ही बाकी रहती थी, लेकिन तभी वहाँ पे वांग को अपनी हेवनली पल्स से पता चलता है कि यहाँ आसपास कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रायर मौजूद है। इसलिए वांग जैसे ही वहाँ पे उस ट्रेजर के बारे में पता लगाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है तो उसे वहाँ की जमीन के नीचे एक आइस बॉडी दिखती है, और वो अजीब से दिखने वाला क्रिएचर वांग लिन को अपनी मदद के लिए बुला रहा था, जो देखकर खुद वांग लिन को भी एक झटका लगता है। जिसके बाद वांग लिन दोबारा अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में उसी क्रिएचर के पास चला गया था, और वांग लिन उस क्रिएचर को देखते हुए खुद से ही कहता है, तो अब मुझे पता चला कि इंसेक्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा प्योर कैसे है। असल में ये सब इसी आइस क्रिएचर की वजह से हो रहा है, जिसे इंसेक्ट ने यहाँ पे बंदी बना रखा है। और ये कहकर वांग लिन जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस क्रिएचर के पावर लेवल को चेक करता है तो उस क्रिएचर का लेवल युआन जिंग रियलम से भी आगे था। वहीं वो क्रिएचर अभी भी दर्द के मारे चिल्लाते हुए वांग लिन को उसकी मदद करने के लिए कह रहा था, लेकिन वांग तो उसकी पावर लेवल को चेक करके ही शॉक हो गया था। इसलिए वो उस क्रिएचर से कहता है, एल्डर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, पर अभी मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। जिसपे वो एल्डर चिल्लाते हुए गुस्से से वांग लिन से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। और उस एल्डर की इस आवाज में इतना ज्यादा प्रेशर था कि वांग लिन की स्पिरिचुअल फॉर्म भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे वांग लिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इवन उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हमें इमेसरी के उसी टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ से सभी क्लैंस को पैगाम भेजा जा रहा था, और तभी इंसेक्ट का लीडर नाइट अपने उसी डीमन कल्टीवेटर के साथ वहाँ पहुंच गया था। और वहाँ पहुंचकर नाइट उस टावर को देखते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये कंपटीशन दोबारा पूरे 500 सालों बाद होने वाला है। जिसपे वो डीमन कल्टीवेटर नाइट से कहता है कि अगर आज से 500 साल पहले ही तुम और तुम्हारा भाई अगर हमारे कब्जे में आ गए होते तो आज ये कल्टीवेशन अलायंस का टावर यहाँ पे नहीं होता, और ना ही इमेसरी इसे लीड कर रहा होता। लेकिन तुम्हारे इस कंपटीशन में पार्ट लेने का चांस अब जा चुका है, इसलिए अब की बात तुम्हें अपने जूनियर्स को मौका देना होगा। और ये कहते हुए वो डीमन कल्टीवेटर वहाँ से गायब हो गया था, जिसको जाते हुए देखकर नाइट गुस्से से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि तुमने अभी तक मेरी सोल के ऊपर पूरी तरह से कब्जा नहीं किया। और एक बात याद रखना, मेरी सोल के ऊपर कब्जा करने के बाद भी आखिर में तुम मेरे ही एक सोल पपेट बनने वाले हो। और ये कहकर नाइट उसी टावर के सामने आकर इमेसरी को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं इंसेक्ट की तरह से सेवन ऑफ टावर को रिस्पेक्ट पेश करता हूँ। जिसपे इमेसरी भी उस टावर से बाहर आते हुए नाइट से कहता है, मिस्टर नाइट आपको इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं आज से 500 साल पहले की बात करूँ तो कभी हम दोनों एक ही लेवल पे हुआ करते थे, लेकिन अब तो मैंने सुना है कि तुम्हारे इंसेक्ट युआन यिंग से भी ऊपर की लेवल की सोल पपेट्स को बना रहा है। जिसपे नाइट कुछ कह पातों से पहले ही वहाँ पे एक एक करके बाकी क्लैन के सभी लीडर्स भी वहाँ पे आने लगे थे। और तभी वहाँ पे डाउ जुआन क्लैन का भी लीडर आता है, जिसे वहाँ देखकर एक दूसरे क्लैन की लीडर उससे पूछती है कि क्या ये सच है कि तुमने वाकई यंग यू क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसे डिस्ट्रॉय करके उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। जिसपे डाउ जुआन क्लैन का लीडर कोल टोन में उससे कहता है, हाँ ये सब बिल्कुल सच है। जिसपे उसी लड़की का साथी उससे कहता है, तुम्हारा डाउ जुआन क्लैन तो वाकई बहुत ज्यादा लालची है, जो किसी भी सिचुएशन से फायदा उठाने से बाज नहीं रहता। उन दोनों की ये बातें सुनकर डाउ जुआन क्लैन का लीडर उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? क्या तुम दोनों भी यंग यू क्लैन के ट्रायल्स में इंटरेस्टेड थे, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरा डाउ जुआन क्लैन उन सभी ट्रायल्स को पूरी तरह से अपने अंडर ले चुका है। और इन लोगों की इन बातों के दौरान देखते ही देखते बाकी क्लैंस के सभी लोग भी वहाँ पे आ गए थे। और सबके वहाँ पे आ जाने के बाद इमेसरी भी वहाँ पे आकर अनाउंस करते हुए कहता है कि हर 500 सालों बाद होने वाले बैटलफील्ड कंपटीशन का टाइम आ गया है, और इस बार को कंपटीशन नॉर्थ की तरफ 58 डिग्री के 1 लाख माइल्स के अंदर अंदर होने वाला है। और इन 1 लाख माइल्स के अंदर अंदर जो भी टायर आपके हाथ लगेगा वो आपका हो जाएगा। ये सुनकर सभी क्लैन के लीडर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। और तभी डाउ जुआन क्लैन का लीडर इमेसरी को ग्रीट करते हुए कहता है, माफ कीजिएगा पर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इस कंपटीशन को कैसे कंडक्ट किया जाएगा? जिसपे इमेसरी उन्हें बताता है कि अलायंस कल्टीवेशन रूल्स के मुताबिक सिर्फ 3 क्लैंस ही इस बैटलफील्ड कंपटीशन के फाइनल राउंड तक जा पाएंगे, लेकिन खुद को फाइनल तक ले जाने के लिए हर एक क्लैन को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हुए बहुत ज्यादा फाइट्स करनी पड़ेंगी। और हो सकता है इन होने वाली फाइट्स में काफी सारे क्लैंस के लोग मारे भी जाए। इसलिए हर एक क्लैन इस कंपटीशन के लिए सिर्फ अपने फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के डिसेबल्स को ही भेजेगा। और अब की बार ये कंपटीशन क्योंकि जूनियर्स के बीच में होने वाला है तो इसमें सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम तक के ही कल्टीवेटर्स की इजाजत है। इस कंपटीशन में कोई भी युआन यिंग रियलम का कल्टीवेटर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और अभी इमेसरी ये सब कह ही रहा था कि तभी देखते ही देखते उस हेवन ऑफ टावर के ऊपर अचानक ही बहुत ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होने लगी थी। और उस स्पिरिचुअल एनर्जी का ऑरा प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पे खड़े लोगों में से कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। और वो सब भी उस ऑरा प्रेशर की वजह से अपने अपने घुटनों पे आ गए थे। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे एक गोल्ड लेवल कल्टीवेटर की स्पिरिट अपीयर होती है, जिससे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था कि खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल कहने वाले क्लैन लीडर्स की हालत भी खराब हो गई थी। और वो उस गोल्ड लेवल के कल्टीवेटर को देखते हुए कहते हैं, इस जायंट ट्रोल मास्टर की पावर तो किसी भी रियलम से ऊपर चली गई है, जिसका मतलब है कि ये अपनी गोल्ड फॉर्म को हासिल कर चुका है। और तभी इमेसरी उस ट्रोल मास्टर से पूछता है, मैंने
इस बैटलफील्ड कंपटीशन के लिए अलायंस कल्टीवेशन की तरफ से भेजे हुए सभी रूल्स इन्हें समझा दिए हैं। तो फिर आपके खुद यहाँ आने का क्या रीजन है? जिसपे वो ट्रोल मास्टर कोल टून में उन सभी से कहता है कि तुम सभी लोग मेरी बात गौर से सुनो, 3 महीने बाद ये बैटलफील्ड कंपटीशन पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अगर किसी को भी बैटलफील्ड के अंदर इस तरह का कोई बीट मिले तो उसे उस बीट को उसी वक्त मेरे हवाले करना होगा। और ये कहकर वो ट्रोल मास्टर उन सभी को एक बीट दिखाता है जो कि बिल्कुल हेवनली पल की तरह दिख रहा था। और वो उन सभी को वो बीट दिखाते हुए कहता है कि जिसमें पर्सन ने ये बीट ढूंढ कर उसे मेरे हवाले किया तो मैं उसे एक बेबी ट्रांसफॉर्मिंग मैजिक लेवल का ट्रायल दूंगा। लेकिन अगर किसी ने मुझसे ये बीट छुपाने की हिम्मत की तो मैं उस पर्सन के साथ साथ उसके पूरे क्लैन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कहते हुए वो ट्रोल मास्टर वहां से चला गया था, लेकिन उसने वहां से जाते जाते उस हेवन ऑफ टावर के ऊपर लगे हुए उस कलरफुल लोटस को भी ले लिया था। और वो उस कलरफुल लोटस को अपने साथ ले जाते हुए कहता है कि जब तुम लोगों ने वो बीट मेरे हवाले कर दिया तो उसके बाद मैं ये लोटस भी वापस तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये देखकर तो बेचारे इम्मेसरी की हालत ही खराब हो गई थी, क्योंकि वो लोटस ही उस हेवन ऑफ टावर की सोर्स ऑफ पावर था। और क्योंकि अब वो लोटस चला गया था तो उस टावर की पावर भी खत्म हो गई थी। लेकिन अब इम्मेसरी भी इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो इस बैटलफील्ड के कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने वाले 7 बड़े मेजर क्लैंस को एक एक टोकन देते हुए कहता है कि इस कंपटीशन के एंड में तुम में से किसी 4 क्लैंस के ये टोकन टूट जाएंगे और जिनके पास ये टोकन सही सलामत बचेंगे सिर्फ वही इस कंपटीशन के नेक्स्ट लेवल में जा पाएंगे और सिर्फ वही 3 क्लैन आउटसाइड वर्ल्ड के बैटलफील्ड में एंटर कर पाएंगे। और ये कहते हुए इम्मेसरी भी वहां से गायब हो गया था, जिसके बाद सभी क्लैन के लीडर्स भी एक एक करके वहां से जाने लगे थे। लेकिन वहां पे खड़े एक क्लैन का लीडर कीमिंग को रोकते हुए उससे कहता है प्लीज तुम यहीं पे रुक जाओ, मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। उसके बाद हमें यिनसेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यिनसेट के लीडर ने इस कंपटीशन के लिए अपने कुछ खास डिसेबल्स को चूज किया था। और इन डिसेबल्स में वांगलिन का नाम भी शामिल था, जहाँ पे वांगलिन के अलावा बाकी सभी डिसेबल्स इस बैटलफील्ड कंपटीशन को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, क्योंकि ये उन सभी के लिए उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने का एक बहुत अच्छा चांस था। लेकिन वांगलिन को उस कंपटीशन में जाने वाली टीम बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि उस टीम में कोई भी फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लेट स्टेज का कल्टीवेटर नहीं था। और ये बात वांगलिन को बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि उस टीम में जो भी डिसेबल्स थे उन सभी ने जस्ट अभी अभी अपनी फाउंडेशन को बिल्ड किया था। और अभी वांगलिन ये सब सोच ही रहा था कि तभी इनसेक्ट का लीडर नाइट वहां आ गया था, जिसे देखकर वहां पे खड़े सभी लोगों से ग्रीट करते हैं। जिसपे सेक्ट लीडर अपने सभी डिसेबल से कहता है कि इस बैटलफील्ड कंपटीशन में हमारे सेट का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, इसलिए तुम सभी को खास इस कंपटीशन के लिए चुना गया है, इसलिए तुम लोगों को हर हाल में ये कंपटीशन जीतना ही होगा। और ये कहकर नाइट उस बैटलफील्ड में एंटर करने वाला टोकन उस टीम को लीड कर रहे एल्डर को देता है। और उसी के साथ वो अपनी डिसेबल्स के सोल पावर से बनी हुई 3 जेड स्लिप्स को बाहर निकालता है, जिनमें उस कंपटीशन में जाने वाले सभी डिसेबल्स की सोल पावर मौजूद थी सिवाय वांगलिन के अलावा। इसलिए वो वांगलिन को भी उस जेड स्लिप के अंदर अपनी सोल पावर डालने के लिए कहता है। वांगलिन उसे कुछ भी नहीं कहता, जो देखकर सेक्ट लीडर नाइट अपने मन में कहता है कि क्या ये लड़का मेरी चाल समझ गया है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। और अभी नाइट ये सब सोच ही रहा था कि तभी वांगलिन भी सोचते हुए अपने मन में कहता है मुझे लगता है जरूर ये कोई ट्रिक प्ले करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी वांगलिन क्योंकि कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने भी कुछ सोचते हुए अपनी सोल पावर उस जेड स्लिप के अंदर डाल दी थी। जिसके बाद नाइट वो तीनों जेड स्लिप्स उसी एल्डर को देते हुए उसे माइंड टू माइंड बात करते हुए कहता है सॉरी मिस्टर हाउ यू, लेकिन आज आपको भी अपने सेट के लिए कुर्बानी देनी ही होगी। जिसपे हाउ यू भी सेट लीडर से माइंड टू माइंड बात करते हुए उसे कहता है मास्टर आप फिक्र न करें, मैं वैली के अंदर आपके बताए हुए प्लान को ही फॉलो करूंगा। और ये कहकर नाइट वहाँ पे अपनी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अपने सभी डिसेबल से कहता है कि तुम में से जिसने भी दूसरे क्लैन के 5 डिसेबल्स को मार दिया तो उसे हमारे क्लैन की तरफ से एक बहुत अच्छा रिवार्ड मिलेगा। और वो रिवार्ड इतना ज्यादा खास होगा कि तुम में से किसी ने भी उसे अपनी लाइफ में आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा। और उसी के साथ तुम सभी लोगों को फ्री करने वाला ब्लड भी दिया जाएगा, जिसकी मदद से तुम सभी अपनी अपनी सोल पावर को इस जेड स्लिप से भी हटा पाओगे। इसलिए अब तुम सभी तैयार हो जाओ बाकी सभी क्लैंस को इन सेट की पावर दिखाने के लिए। वहीं अपने सेक्ट लीडर नाइट की ये बात सुनकर वो सभी डिसेबल्स एक एक करके उस पोर्टल से होते हुए बैटलफील्ड के अंदर जाने लगे थे। और सबसे आखिर में वांगलिन भी नाइट को काफी गौर से देखता हुआ उस पोर्टल के अंदर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ हमें दोबारा उसी हेवन ऑफ टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टैंग जिया सिटी के मास्टर टैंग की मिंग से कह रहे थे कि कुछ दिन पहले किसी ने मेरे पोते टैंग ली को मार दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बदला लेने में मेरी मदद करो। और अगर तुमने मेरा बदला लेने में मेरी मदद की तो मैं तुम्हें ये हाई ग्रेड का स्पिरिट टर्टल आर्मर दूंगा। उस आर्मर को देखकर मास्टर की मिंग भी इसके लिए रेडी हो गया था, इसलिए उसने अपने एक स्पिरिट मिरर को बाहर निकालते हुए उसकी पावर को मास्टर टैंक के साथ जोड़ दिया था। और ऐसा होते ही मास्टर टैंक को उस मिरर के अंदर से वही जगह दिखने लगी थी जहाँ पे भी वांगलिन मौजूद था। और तभी हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इनसेट के सभी डिसेबल्स एक एक करके उस पोर्टल से होते हुए उसी बैटलफील्ड वाली जगह पे पहुंच गए थे। लेकिन वांगलिन को अभी भी यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। और वो एल्डर वहाँ आते ही अपनी सभी डिसेबल से कहता है कि तुम सभी के इस बैटलफील्ड की वैली ऑफ डाउन में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे इनसेक्ट तुम्हारी सैक्रिफाइस को हमेशा याद रखेगा। और ये कहकर उस एल्डर ने उन सभी डिसेबल्स की सोल ब्लड वाली जेड स्लिप्स को बाहर निकाल लिया था। पर वो एल्डर उन सभी जेड स्लिप्स को क्रश कर पाता उससे पहले ही सभी डिसेबल्स उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वांगलिन ने यहाँ पे अपनी आर्ट ऑफ ग्रेविटी टेक्निक का यूज करके अपने सोल ब्लड वाली जेड स्लिप को अपने पास बुलाकर उसे क्रश करके खुद को आजाद करवा दिया था। और उसके बाद वांगलिन काफी तेजी से वहाँ से भाग गया था। लेकिन बेचारे बाकी सभी डिसेबल्स खुद को वहाँ पे नहीं बचा पाए थे और उस एल्डर ने उन सभी की जेड स्लिप को क्रश
कर दिया था, जिसके बाद वो एल्डर वांग लिन को मारने के लिए उसका पीछे भी करने लगा था और वो पीछे से लगातार वांग लिन के ऊपर अटैक किए जा रहा था। लेकिन वांग लिन भी उसके सभी अटैक से बचते हुए उसे बराबरी की टक्कर दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ उन सभी डिसेबल्स की सोल्स एक एक करके उन सभी के कोफिन के अंदर जाने लगी थी और ऐसा होते ही उन कोफिन्स में मौजूद सोल पपेट्स एक एक करके जागने लगे थे। और जैसे ही वो एल्डर दोबारा वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वांग लिन ने उसके कोफिन के ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से उस एल्डर को भी मजबूरन अपने कोफिन के पास वापस जाना पड़ा था। और वहां जाते ही उसकी कोफिन वाली पपेट भी एक्टिवेट हो गई थी, जिसने देखते ही देखते उसकी सोल पावर को भी पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लिया था। और देखते ही देखते उन सभी सोल पपेट्स ने उन सभी की सोल पावर का यूज करके उन्हीं सभी का रूप ले लिया था और अब वो सभी लोग पूरी तरह से नाइट के कंट्रोल में आ गए थे। अब नाइट जो चाहे उन सभी से करवा सकता था और असल में ये सब नाइट का ही प्लान था ताकि वो ये कंपटीशन जीत सके। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।